अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ के हवाले से है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब इनमें वो एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं और वो भी के जो मैंने ख़ुद से शामिल किए हैं इम्पोर्टेंट। तो दो पार्ट से मैंने ये वीडियो डिवाइड की है। पहली वीडियो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के एमसीक्यूज़ को कवर करेगी और दूसरी रिमेनिंग चैप्टर्स के। तो ये इम्पोर्टेंट इंतहाई अहम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 पावर -2। अब इसका आंसर हमने बताना है। अब किसी एमसीक्यू का करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन मैंने लिखा होगा एक्सप्लेनेशन और कईयों की नहीं, यानी कि 2-3 की बस यहाँ पर मैं लिख सका हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो आप ज़रा ये रूल याद रखें कि a/b के ऊपर अगर नेगेटिव पावर हो और अगर हम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम a/b का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये बन जाएगा b/a पावर n। सो यहाँ पर अगर मैं -2 पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो 1/4 को मैं उल्टा दूंगा तो ये बन जाएगा 4 और 4 के ऊपर पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैं रेसिप्रोकल बनाऊं सो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आप ज़रा बताएं 4 स्क्वायर का क्या मतलब। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4। सो यहाँ पर मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बनेगा 16। पार्ट नंबर 2 को देखें 1/4 पावर -1/2। सेम मेथड के मुताबिक अगर मैं इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहूँ तो बेस जो है उसको रेसिप्रोकल बना दूंगा, यानी कि जो यहाँ पर पावर के अंदर लिखा है उसको उल्टा दें तो 1/4 बन जाएगा 4 और 4 की पावर 1/2। 4 पावर प्लस 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आता है 2, यानी बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 भी इसी तरह का है 1/9 पावर -3/2। सेम मेथड के मुताबिक अगर मैं पावर को पॉजिटिव करना चाहूँ तो 1/9 चेंज होकर 9 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लें इसकी एक्सप्लेनेशन। 9 पावर 3/2। अब 9 पावर जो 1/2 है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें और 3 जो पावर है उसको बाहर ले जाएं। 9 पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के बराबर है एंड देन 3 पावर 3 का क्यूब जवाब आ गया 27। तो इस पूरे का जवाब ऑप्शन ए बनेगा 27। फोर्थ क्वेश्चन है x पावर 2/3 होल पावर 9। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप 2 और 9 जो न्यूमरेटर्स हैं पावर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 9s are 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे 6 आ जाएगा और x पावर 6 इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हम इसको कैंसिल कर दें, यानी 3 और 9 आपस में कट रहे हैं क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है 9 मल्टीप्लाई 3 3s are 9 और बाय 3 बचेगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर x पावर 6 बन जाएगा। तो दोनों केसेस में आपका जवाब ऑप्शन सी बनेगा x पावर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडिकल फॉर्म ऑफ y पावर -5/3। y पावर -5/3 की रेडिकल फॉर्म क्या होगी। अब रेडिकल फॉर्म का मतलब है कि हमने रूट की फॉर्म में लिखना है। कि जो रेडिकल सिंबल है स्क्वायर रूट का इसकी फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप इसको पॉजिटिव बनाएं। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बनेगा 1 डिवाइड बाई y पावर 5/3। अब रेडिकल में जो भी डिवाइड की टर्म होगी, पावर में जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है वो बाहर इंडेक्स में आ जाएगा और ये ऑप्शन बनेगा 1/y पावर 5 और इंडेक्स में आ जाएगा 3, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 6 को देख लें 64 × 32 और इंडेक्स में 11 लिखा है। अब एक तरीका तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें 64 को 32 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इंडेक्स में 11 लिख लें, जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। अब जब बेस सेम है यानी 2 पावर 6 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे और ये बनेगा 2 पावर 11 और बाहर ये जो इंडेक्स में 11 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/11। अब 11 और 11 कट जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन 7 द वैल्यू ऑफ 81 पावर 3/4। अब 81 को क्या 81 को मैं पावर में लिख सकता हूँ किसी नंबर के पावर में कि वो 4 आ जाए ताकि वो 4 और ये 4 कट जाए। थोड़ा सा आपने इसके बारे में सोचना है। वैसे 84 को मैं 9 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 81 को मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूँ। जब आप 81 को 3 पावर 4 लिखेंगे तो वो
जो 3 के ऊपर पावर 4 है और ये 4 दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा 3 पावर 3 एंड 3 पावर 3 का मतलब 3 क्यूब विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 are 9 9 3 are 27 फाइनल ऑप्शन और आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, यहाँ पर पावर्स जो बाय -3 है ये हर एक नंबर पे पावर के तौर पर आ जाएगा और अगर किसी नंबर पे ऑलरेडी पावर है तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 पावर -3। अगर इसको मैं देखूं 2 पावर -3 तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते जब तक इसको पॉजिटिव ना करें। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 पावर 3। 1/2 पावर 3 का मतलब 1/8। तो या बी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे देखें ये पावर ए के ऊपर जो पावर है -2 और -3 बाहर वाली पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 6 ए पावर 6। बी में भी यही मौजूद है और डी में भी यही मौजूद है। उसके बाद बी के ऊपर 3 × 3 9 मगर साथ नेगेटिव साइन -9। सो आंसर बनेगा 1/8 ए पावर 6 बी पावर -9। इसका मतलब डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पर आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर्स नहीं लिखे हुए, मैं वीडियो में ही एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ करेक्ट ऑप्शन के निशान भी लगा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो अपने फ़ायदे के लिए मुकम्मल देखनी पड़ेगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें जो बाहर इंडेक्स में लिखा है रूट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ पावर की फॉर्म में यानी कि 16 पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा और जो 8 है उसको मैं लिख लूँगा 1/8। अब 4 और 8 कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 16 पावर, ये 1/2 आएगा, 2 नहीं आएगा, 16 पावर 1/2। 16 पावर 1/2 का मतलब होता है 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, 4 इसका जवाब है। क्वेश्चन 10 है एडिटिव इनवर्स ऑफ y² - 17 इज। एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सवाल आ सकता है। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, यानी कि जो भी आपको नंबर या क्वेश्चन जो भी दिया हो उसके साइन चेंज कर लें तो इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -y² + 17। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक जवाब है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में आपने याद रखना है कि फर्स्ट नंबर उसके बाद पॉइंट और फर्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट का होना ज़रूरी है जो यहाँ पर नहीं है। तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 3 के बाद लेके आएंगे और ये बन जाएगा 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, बच्चों आपने याद रखना है कि मैंने कहा राइट से, तो राइट से जब आप लेकर जाएंगे तो 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव आएगी और जब पॉइंट को आप लेफ्ट से लेकर जाएंगे, लेफ्ट से, जाहिर बात है लेफ्ट से राइट ही जाएगा, तो जब लेफ्ट से उठाएंगे तो फिर 10 के ऊपर पावर नेगेटिव आएगी। यहाँ पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में 3.456 मल्टीप्लाई 10 टू पावर +2 इसका जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 द साइंटिफिक नोटेशन फॉर 0.00567। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि पॉइंट 0 के बाद नहीं होना चाहिए। हमें पॉइंट को 5 के बाद लेके आने, तो ये बनेगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आपको मैंने बताया कि पॉइंट जब आप लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, लेफ्ट से उठेगा राइट की तरफ ही जाएगा, तो फिर 10 के ऊपर माइनस आएगा। कितने डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया, हमने पॉइंट को 1 2 3 डिजिट्स मूव किया तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी ऑप्शन, 5.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। क्वेश्चन 13 है 5.67 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दो किस्म की फॉर्म है, या स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 के पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, सिंपल नंबर को हम लिख लेते हैं। अब देखें 10 पावर 4 का मतलब है 1 और 4 0। तो देखें पॉइंट जो है वो 4 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेगा, या कैलकुलेटर पे आप इसको लिख लें, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर खुद ही कर लेगा और आपको जवाब दे देगा। इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन सी बनेगा, 5 6 7 दो डिजिट्स ये हो गए और 2 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 14 6.35 10⁻⁻5। अब अगर 10 के ऊपर पावर नेगेटिव है और आपने इसको स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होगा कितने हिंस से, 5 हिंस से। अब देखें एक नंबर 6 पहले से मौजूद है तो 4 0 आपने लगा लेने हैं, तो ये नंबर छोटा होके ये बन जाएगा 0.0000635। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन 15 साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस नंबर। अब इस नंबर के लिए इस तरह का कोई भी नंबर हो, स्क्वायर में आ सकता है, स्क्वायर रूट में आ सकता है, किसी भी पावर में आ सकता है। पहले आप उस नंबर को सिंप्लीफाई करें, यानी कि 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 को चेक करते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। इसका जवाब 42.25 आ जाएगा, मगर हमें तो साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद बी ऑप्शन बनेगा, बट यू नीड साइंटिफिक नोटेशन। तो पॉइंट को आपने एक डिजिट लेफ्ट पर लेकर आना है, तो आपको जो फाइनल आंसर बनेगा वो सी बनेगा। 4.225 मल्टीप्लाई 10⁻1 या सिंपल 10 भी लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का सवाल भी आ सकता है और स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप इसको थोड़ा मतलब मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करना है, इस पर तो आपका टाइम लगेगा नहीं, और उसके बाद आपने ऐसे ही देख कर ही पॉइंट को एडजस्ट कर लेना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का जवाब आएगा 21,386.43, और फिर पॉइंट को आपने इधर फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है, तो ये बन जाएगा 2.138643 मल्टीप्लाई 10⁻4। ये इसका आंसर आएगा। आप बेशक इसको सॉल्व करके खुद चेक कर लें। क्वेश्चन 17 द रिलेशन y इक्वल टू लॉग ऑफ z टू द बेस x इम्प्लाइज, यानी इस रिलेशन को, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई मुश्किल नहीं है, जो बेस में लॉग के बेस में जो भी लिखा है x उसको ऐसे लिखें, उसकी पावर जो इक्वल के बाद नंबर है, इक्वल के दूसरी साइड पे y, x y के ऊपर आ जाएगा और z दूसरी साइड पे, यानी ये बनेगा x पावर y इक्वल टू z। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से चेंज किया जाता है। क्वेश्चन 18 इफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज 5 देन x इज इक्वल टू। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बनेगा 2 ऐसे ही आएगा, पावर 5 इक्वल टू x, x इक्वल टू 2 पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को 5 दफ़ा ज़रब करें तो ये बन जाएगा 32। x का जवाब 32 आ गया। 19 क्वेश्चन है, और अगर हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट x पावर 4, स्क्वायर रूट x के ऊपर पावर 4 है इक्वल टू 25। अब स्क्वायर रूट x पावर 4, स्क्वायर रूट x को मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/2, और 1/2 के पावर 4 अगर हो तो वो जो इसका 1/2 है, 2 और 4 कट जाएंगे और सिंपल ये बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आएगा और x का जवाब आ जाएगा +-5। क्वेश्चन नंबर 20 है लॉग ऑफ 100 स्क्वायर टू द बेस स्क्वायर रूट 10। अब इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल होगा? देखने में सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। अब बच्चों आपने याद रखना है कि ये इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से भी लिए हैं, तो एक्सरसाइज के MCQs आपने लाजमी करने हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ m टू द बेस n ये इक्वल होता है लॉग ऑफ m डिवाइड बाय लॉग ऑफ n टू एनी न्यू बेस। कोई भी न्यू बेस यहाँ पर भी आ सकती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो अब जरा इस क्वेश्चन को उसी रूल से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक रूल ये भी है कि जो पावर होगी वो हमेशा लॉग के शुरू में आ जाएगा। देखिए नंबर का भी शुरू में नहीं आएगा, नंबर के ऊपर अगर पावर हो तो ये बिल्कुल ये 2 पावर है तो 2 को मैं शुरू में ले आऊँगा 2, उसके बाद वह रूल जब इस्तेमाल करूँगा तो लॉग ऑफ 100, और डिनोमिनेटर में जो बेस है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है यानी पावर 1/2। तो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 10 लिखने से बेहतर ये है कि आप उस 1/2 को शुरू में ले आएँ और ये बनेगा लॉग ऑफ 10। अब कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो लॉग ऑफ 100 2 के बराबर है, या फिर इसको दोबारा आप लॉग ऑफ 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और वो जो स्क्वायर है दोबारा बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 10 कट जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 8 इसका जवाब आएगा। या अगर आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 100 2 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4, और लॉग ऑफ 10 1 होता है डिवाइड बाई 1/2, या 4 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन को जब हम कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे आंसर इसका 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले तो देखें कि डिवाइड हो रहे हैं, तो चलिए हम इसको ज़रा डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये लॉग ऑफ स्क्वायर रूट b 10 पावर 4 और डिवाइड बाय लॉग ऑफ स्क्वायर रूट b और 10। उसके बाद पावर को जब मैं शुरू में लेके आऊँगा
देखें 4 शुरू में आएगा और उसके बाद जो नंबर लिखे हो बिल्कुल सेम लिखे हैं, तो ये दोनों log of 10 to बेस स्क्वायर रूट भी ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे और इसका जवाब आ जाएगा 4। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 22 है, अगर ये चीज़ x के बराबर हो तो x क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए भी सेम रूल इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, log of m टू द बेस n इक्वल टू log of m डिवाइड बाई log of n। तो इस तरीके से सवाल को जरा करते हैं। देखें ये बनेगा log of 9 डिवाइड बाई log of 3, तो log of 9 डिवाइड बाई log of 3। राइटिंग की मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ क्योंकि ये मैं इसको माउस से लिख रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी राइटिंग जो है वो बेहतर नज़र नहीं आएगी। अब log of 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उस 2 को जब मैं जो 9 के ऊपर 3 स्क्वायर आएगा, जब 2 को आगे लेके आऊँगा तो ये बनेगा 2 log of 3 डिवाइड बाई log of 3। log of 3 डिवाइड बाई log of 3 कट जाएगा और 2 आएगा। log of 1 0 होता है, 0 डिवाइड बाई द नंबर इज 0, सो 2 माइनस 0 इज 2। सो इसका जवाब आएगा 22 का ऑप्शन ए 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको ए बी सी 3 सेट दिए हैं और जवाब पूछ रहा है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें बच्चों, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो देखें बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में 4 कॉमन है। अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करें। अब बी और सी का जवाब तो 4 आ चुका है, मगर अब ए और बी इंटरसेक्शन सी जो कि 4 जवाब था, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर एम्प्टी सेट आएगा सी। क्वेश्चन 24 है, ए सेट बी सेट सी सेट आपको दिया है और जवाब इसका चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो देखिए अगर हम बी यूनियन सी करें तो उसका जवाब आएगा 3 4 5 एंड 6, और इसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन करें तो 3 4 5 और 6 दोनों बी यूनियन सी जो था उसके साथ ए का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question 25, if A has 4 elements and set B has 3 elements, then number of elements in A cross B। A cross B का मतलब A कार्टीजन प्रोडक्ट B है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे। बच्चों आपने याद रखना है कि सेट A के एलिमेंट्स की तादाद और सेट B के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट कार्टीजन प्रोडक्ट में आने वाले एलिमेंट्स की तादाद मालूम हो जाएगी। यानी 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो जवाब 12 आएगा और 12 ही एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में। 26 है, if a set A contains 4 elements then number of binary relations in A क्रॉस A। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, याद रखना है कि बाइनरी रिलेशन कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो पहले आप कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स मालूम करें। जब भी बाइनरी रिलेशन के एलिमेंट्स की बात आएगी आपने यही करना है। सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं, जब हम 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बनेंगे 4 4 जार 16। अब जो सबसेट होता है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसेट 2 पावर n। याद रखना है आपने कि सबसेट के जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो 2 पावर n होती है। अब यहाँ पर जो n है किस चीज़ को n रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें से सबसेट आपने उठाना है। सबसेट जाहिर बात है कि रिलेशन आप उठाते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट से, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को जो कि 4 नहीं है बल्कि 4 4 जार 16 है, 2 पावर 16 आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी। Question 27, number of binary relations in B cross B for the set B having 3 elements B C D is। अभी मैंने आपको यही बात एक्सप्लेन की कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ये सबसेट होता है किसका, कार्टीजन प्रोडक्ट का। तो पहले आप कार्टीजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। सेट B में 3 एलिमेंट्स है तो कार्टीजन प्रोडक्ट में 3 मल्टीप्लाई 3 9 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब याद रखना है कि डोमेन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स को कहेंगे, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर लिखेंगे उनके पहले पहले एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं, विच इज़ 1 2 and 2। बट रिमेंबर के सेट में लिखते हुए आपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 रिपीट हो चुके हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो सी है 1 2, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। इसी तरह रेंज का सवाल भी आ सकता है, तो आपने याद रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होता है y वाला एलिमेंट वो रेंज है, तो यहाँ पर इस सेट की इस रिलेशन की रेंज 2 3 4 है। क्वेश्चन 29, गिवन रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ डैश इफ x एंड y आर गिवन एंड R आपके पास ये है, यानी जो रिलेशन उसने बताई है वो किसका सबसेट है, क्या वो x क्रॉस x का सबसेट है
या x क्रॉस y या y क्रॉस x या y क्रॉस y का सबसेट है। तो आप ज़रा देखें कि रिलेशन कैसे बनी है। रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है डोमेन वो 1 3 5 है। अब डोमेन किस सेट से बिलोंग कर रहा है? डोमेन से बिलोंग कर रहा है सेट y से। जबकि रेंज आपने दोनों चीज़ें देखनी है, डोमेन भी और रेंज भी। हो सकता है कि रिलेशन y क्रॉस y के साथ बना हो, ये भी हो सकता है। रेंज किस सेट में है? रेंज 2 4 6, ये तो y का सेट है। इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट y का है और दूसरा एलिमेंट x का है। हाँ, रेंज जो है वो y का सबसेट नहीं है, वो x के एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो रिलेशन बनी है वो y क्रॉस x से बनी है, y के एलिमेंट्स पहले, x के एलिमेंट बाद में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर C है, y क्रॉस x। Question 30, which statement does the shaded region represent? जो रीजन शेडेड हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट उसको रिप्रेजेंट करती है? अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर अगर तीनों का मैं देखूँ तो तीनों का जो कॉमन एरिया है वो सिर्फ ये बन रहा है जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है। ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तीनों का। बट यहाँ पर इसके साथ साथ ये इलाका भी शेड हुआ है। यानी अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये B और C की शेडिंग है, B और C का कॉमन एरिया शेड हुआ है, यानी ये B इंटरसेक्शन C की शेडिंग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, B इंटरसेक्शन C। अगर तीनों होते तो फिर जो मैंने पहले यहाँ पर शेड किया सिर्फ ये ऊपर वाला जिसमें A के लेफ्ट साइड पर जो सिर्फ थोड़ा सा एरिया शामिल था वो इसकी शेडिंग होती। Question 31, in the Venn diagram the region A intersection B intersection C represent elements that are in। अब यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो तीनों का कॉमन एरिया है जो कि ये बनेगा। अब वो कहता है कि कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इस तरह के A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो एलिमेंट हैं जो कि A में भी हैं, B में भी हैं और C में भी हैं। ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 32, if B is subset of A then A intersection B is। अब ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है। हम ज़रा इसकी फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करने की मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये फिगर थोड़ी सी मेरे से इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखें B इंटरसेक्शन A, तो मैं A का जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ और उसके बाद ये है B का सर्कल जो मैंने यहाँ पर अंदर बनाया, क्योंकि B सबसेट है A का, तो B A के अंदर पड़ा है। अब A इंटरसेक्शन B, A और B दोनों का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा? आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉमन एरिया वो B है। B के आउटसाइड जो एलिमेंट्स है जो A में है वो जाहिर बात है वो B के साथ कॉमन तो नहीं है, तो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो B है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज B। सो रिमेंबर, जब B सबसेट होगा A का तो A इंटरसेक्शन B B बनेगा, और जब A सबसेट होगा B का तो A इंटरसेक्शन B A बनेगा, और A यूनियन B वो बड़ा सेट बनेगा जो कि सुपर सेट होगा विच इज A। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? इनमें एम्प्टी सेट कौन सा है? पहला तो एम्प्टी सेट नहीं है, x such that x is a natural number less than 1। यस, 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, सो ये एम्प्टी सेट है। C को देख लें, इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो यस इंटीजर ऐसा मौजूद है 2। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 34, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C, द रीजन कंटेन्स एलिमेंट दैट आर। अब डायग्राम यहाँ पर नहीं है, मगर क्वेश्चन में ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो उस शेडेड रीजन में कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो या A में है या B में है और साथ में C में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो A में हो या B में हो। यूनियन में दोनों का होना, एंड का होना लाजमी नहीं है, मगर इंटरसेक्शन में एंड का होना लाजमी है। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है इन C, के वो एलिमेंट C में होंगे, एंड ऑल्सो इन आइदर A और B। आइदर और की बात इसलिए की है क्योंकि यूनियन है। 35, फॉर सेट A B रिलेशन ये है, द सेट R इज द सबसेट ऑफ। अब इस तरह के सवाल ऊपर भी था, ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो रिलेशन R किसका सबसेट है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिलेशन की डोमेन और रेंज को कि वो किस सेट में से ली गई है। डोमेन यहाँ पर रिलेशन में A की ऑर्डर्ड पेयर है, डोमेन सेट A में से लिया गया है, सेट A का सबसेट है, और रेंज जो है B वो भी सेट A का ही है। तो चूंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया A का A के साथ, A क्रॉस A करें तो क्या बनेगा? AA AB
बी ए बी बी, उसका सबसेट। अब सबसेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी, जितने मर्जी ले लें। तो एक एलिमेंट हमने लिया तो रिलेशन जो है वो किसका सबसेट है, वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, बिकॉज यहाँ पर रिलेशन में सिर्फ ए क्रॉस ए के एलिमेंट से। 36 फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। देखें फैक्टराइजेशन ये चूंकि कंप्लीट स्क्वायर है, 49 ए स्क्वायर को मैं 7 ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 बी स्क्वायर को मैं 2 बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दरमियान में माइनस है, फार्मूला कंप्लीट करें 2 ए बी, 2 ए की जगह 7 ए आ गया, बी की जगह 2 बी आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी ऑप्शन सी, 7a माइनस 2b होल स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, मगर फैक्टर्स ढूंढने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लें ऑप्शंस को, और जो आपको नज़र आता है करेक्ट ऑप्शन तो वो लगा लें। अब देखें यहाँ पर दरमियान में माइनस है, तो पहला जवाब तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, दूसरा भी नहीं हो सकता, तो या सी होगा या डी। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। देखने से मुझे पता चल रहा है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x बनेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 6, या फिर आप इसको फैक्टराइज करें, मिड टर्म ब्रेक से मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो 2 और 3 हैं, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे माइनस 2x माइनस 3x बनेगा, और इस तरीके से फैक्टराइज करके जवाब यही आ जाएगा। 38 क्वेश्चन है HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन है। तो अब देखें 3x स्क्वायर और 6x क्यूब का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, तो मैं ज़रा 6 की जगह 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लेता हूँ, तो एक तो इनमें कॉमन आ गया 3। और उसके बाद HCF में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की लीस्ट पावर, क्योंकि वही लीस्ट पावर ही कॉमन होती है, वो HCF में आ जाती है। सो यहाँ पर जो मेरे पास लीस्ट पावर है वो 2 है, सो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, दूसरे में एक्स क्यूब है, एक एक्स इजाफी होगा, मगर कॉमन क्या है, कॉमन आएगा 3x स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब है कॉमन और अनकॉमन दोनों। अब 2 और 4 में जो कॉमन है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें जो कॉमन है वो 2 आ गया, इधर मैं साइड पे कर रहा हूँ, कॉमन 2 आ गया, और एक 2 इधर नीचे बच गया, तो वो अनकॉमन में मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। और उसके बाद वेरिएबल के लिए आसान तरीका आपको बता दूँ कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर एलसीएम में आ जाएगी। वेरिएबल x और y है, x की हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है तो एलसीएम में x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है तो एलसीएम में ये भी आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2 2 4, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, एलसीएम चाहिए हमें इन नंबर्स का। तो अब देखें इसमें क्या होगा। सबसे पहले 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2, तो अब इनमें कॉमन है 5 और अनकॉमन है 2, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 है और 5 इधर भी लिखा है, तो कॉमन 5 बाहर आ गया और जो अनकॉमन है 2 जो पहले में था वो आ गया। और वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर आप देख लें, a वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो a पावर 4 बनेगा, b की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है b स्क्वायर बनेगा, और c की हाईएस्ट पावर c अकेला ही है, सिंपल c आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 10 a पावर 4 b स्क्वायर c। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 41, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करें। पहले में से आप ज़रा x कॉमन लें, x को जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 7 माइनस 6y, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दूसरी से भी आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 5y स्क्वायर माइनस 3। अब ज़रा हमें एलसीएम बताना है, तो कॉमन इनमें x है तो एक तो ये x आ गया कॉमन, और जो अनकॉमन बच गए वो 7 माइनस 6xy इंटू 5y स्क्वायर माइनस 3। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 42, स्क्वायर रूट चाहिए इस पोलिनोमियल का या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। देखिए 4a स्क्वायर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2a और 9b स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। और अब देख लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरमियान में माइनस है और डी में नेगेटिव मौजूद है। अगर मैं इस डी का स्क्वायर लेता हूँ तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 3 6 6 2 12 12ab।
यानी पहला काम आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं और आपने लगाना है एक प्लस माइनस और साथ में यही चीज़ आ जाएगी 2a माइनस 3b। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, x पावर 6, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब 6 और 2 डिवाइड होगा तो 6 डिवाइड बाई 2 3 बनेगा, 6x क्यूब। और 16 के नीचे जब हम 2 लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से मुराद पावर 1/2 है, तो वो 2 इस 16 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। 44 है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से x प्लस 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइड में भी x माइनस 3 मौजूद है। अब x माइनस 3 ये दोनों कट जाएंगे और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज x प्लस 3। क्वेश्चन 45, इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और लाजमी नहीं है कि सिर्फ स्मॉलर, इसमें 4 किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। x इज स्मॉलर देन 10, इसका मतलब x 10 से छोटा है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें x लेस देन या स्मॉलर देन और इक्वल टू है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन सी है, बिकॉज x इज स्मॉलर देन 10। यहाँ पर है, इक्वल का निशान नहीं है। जबकि यहाँ पर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि x ग्रेटर देन 10 है। तो इसमें x लार्जर भी आ सकता है। अगर लार्जर होता फिर आपका ऑप्शन डी होता। स्मॉलर देन और इक्वल टू अगर होता तो फिर ऑप्शन बी होता। 46, विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए देखें, सॉल्यूशन सेट आपने जब भी निकालना है तो स्क्वायर रूट का नंबर आ जाए, रेडिकल इक्वेशन या मॉडुलस का आ जाए। पहले मॉडुलस को या रेडिकल को अलहदा करना है सिंगल। तो 7 को दूसरी साइड पर ले जाए तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ 7 इक्वल टू 3 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 7। 3 माइनस 7 इज माइनस 4। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी नंबर का मॉडुलस लें। मॉडुलस जो है एब्सोल्यूट, वो डिस्टेंस फ्रॉम जीरो होता है। किसी भी नंबर का डिस्टेंस ले तो वो आंसर नेगेटिव में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्प्टी सेट, कोई जवाब नहीं है इसका। 47, द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी वेरी इजी। 3 को राइट साइड पे ले जाए तो ये बनेगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2। सो ऑप्शन इज x लेस देन 2। विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है x वाली, इसको आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये बनेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करें इधर लेफ्ट साइड पे तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 6। सीधा करने के बाद x को लेफ्ट साइड पे जब आप लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 इसी तरह का सवाल है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 को पहले आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये बनेगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 प्लस 1/3 देखें, डिनोमिनेटर इनके सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 बनेगा 3, 3/3 1 होता है। 4 जब राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये ऑप्शन इसके ठीक नहीं है। चले मैं इसके नीचे खुद ही 4 लगा लेता हूँ। 1/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k इफ x लेस देन y शोज kx ग्रेटर देन ky। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं k की वैल्यू क्या होगी या कैसी होगी, क्या वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कि ये स्टेटमेंट x लेस देन y चेंज होकर kx ग्रेटर देन ky बन जाए। अगर k नेगेटिव हो तो इसका साइन x लेस देन y चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी को तो साइन चेंज नहीं होगा। लेस ग्रेटर में तभी चेंज होगा जब आपका k लेस देन 0 हो, जब आप नेगेटिव नंबर लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 51, अ पिज़्ज़ा कॉस्ट रुपीज़ दिस मच एंड यू हैव 2500, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज दैट कैन बी बॉट। यानी एक पिज़्ज़ा की कीमत अगर 1350 है और आपके पास 2500 रुपये हैं तो कितने पिज़्ज़ाज आप खरीद सकते हैं। तो सिंपल आप इसको 2500 को डिवाइड करें 1350 से तो आपके पास 1.85 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो आप पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं वो 1.85 या उससे कम। सॉल्यूशन सेट इसका बताना है। 1 को राइट साइड पे ले आएँ तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा और उसके बाद 2 को डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x
यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और उसके बाद 2 को डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 2 3। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ए। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। पहले 5 चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकता था मुकम्मल कर दिया। इसके अलावा आपने बुक के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी लाजमी करने हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग बुक के एमसीक्यूज लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।